हेलो बच्चों, मैं आशीष मिशन ज्ञान से स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन बच्चों, यह जो घटनाएं हैं यह प्रकाश की ही दो घटनाओं के नाम हैं, जिसके बारे में जानकारी हम इस अध्याय के अंतर्गत ग्रहण करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि आखिर प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, हमें वस्तुओं के रंग क्यों दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश किस प्रकार व्यवहार करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को इस सवाल के साथ कि आखिर प्रकाश क्या है। बच्चों, प्रकाश ऊर्जा का ही एक स्वरूप है जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। हमारे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ही मुख्य स्रोत है प्रकाश का, जबकि कुछ मानव निर्मित स्रोत भी हैं जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि। तो जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, अर्थात प्रकाश एक ऐसा विकिरण है जो आँखों को संवेदित करता है। यहाँ जो शब्द आया है संवेदित करता है, इससे क्या तात्पर्य है बच्चों? इससे यह तात्पर्य है कि हमारे शरीर में 5 मुख्य संवेदी अंग होते हैं। यह क्या करते हैं? हमारे आसपास के वातावरण को अनुभव करके उसका संदेश नर्वस सिस्टम की सहायता से हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं, यानी कि संवेदना उत्पन्न करते हैं। और मस्तिष्क क्या करता है? हमारे आसपास के वातावरण को पहचानने में मदद करता है, इसलिए यहाँ शब्द आया है संवेदित करता है। अब हम बात अगर करते हैं प्रकाश की, तो हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों, पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत है सूर्य, लेकिन सूर्य के पास प्रकाश इतना कहाँ से आया? बच्चों, सूर्य एक आकाशीय पिंड है जिस पर अथाह भंडार है गैसों का, ज्वलनशील गैसों का, जिनके मध्य रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण प्रकाश का उत्सर्जन होता है और वही प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। लेकिन एक और आकाशीय पिंड की हम अगर बात करें जैसे कि चंद्रमा, तो क्या आप जानते हैं चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है और रात के समय सूर्य के कारण जब चंद्रमा चमकता है तो उसी का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। यानी कि सूर्य तो है स्वयं प्रकाशमान, जबकि चंद्रमा जो है वह है गैर प्रकाशमान स्रोत। इसके अलावा कुछ मानव निर्मित प्रकाश उत्सर्जन करने वाले स्रोत भी हैं जैसे कि बल्ब और ट्यूबलाइट। अगर हम बात करें प्रकाशमान की, तो प्रकाशमान के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? सूर्य और तारे। सूर्य की तरह ही आकाश में बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो कि प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे भी स्रोत हैं जो कि प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, जैसे कि टेबल, मेज, कुर्सी इत्यादि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे आसपास जो कि प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखना कैसे संभव होता है, तो बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखना संभव होता है। यह भी आधारित है प्रकाश की एक घटना पर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जब वस्तु किसी प्रकाश किरण को परावर्तित करती है और वही परावर्तित किरणें हमारी आँखों तक पहुँचती है तो उसका प्रतिबिंब हमारी आँखों में बनता है। इस वजह से हम वस्तु को देख पाते हैं। एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है। मान लीजिए कि यदि एक कोई वस्तु है, इसके ऊपर अगर प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश आ रहा है और वही प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तो क्या होता है? उसका प्रतिबिंब बनता है। किसका प्रतिबिंब बन रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए हमें वस्तुएं दिखाई देती है जो कि प्रकाश की उपस्थिति में संभव होता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में ऐसा संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रकाश की अनुपस्थिति में वस्तुओं को देखना संभव क्यों नहीं होता? क्योंकि जब वस्तु के ऊपर कोई प्रकाश ही नहीं आ रहा है तो परावर्तित भी नहीं होगा, और जब वो परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में नहीं बनेगा। इसलिए वस्तुओं का प्रकाश की अनुपस्थिति में देखना संभव नहीं है।
जब हम हमारे आसपास के वातावरण में देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो अपने मध्य से प्रकाश को गुजरने देती हैं, जबकि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनके मध्य से प्रकाश का गुजरना संभव नहीं होता है। इस आधार पर हम वस्तुओं को 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? पहली है पारदर्शी, दूसरी है पारभासी और तीसरी है अपारदर्शी वस्तुएं। तो पारदर्शी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके मध्य से प्रकाश का गुजरना संभव होता है, जैसे कि कांच। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक ओर खड़ा है और दूसरी ओर कोई वस्तु है। अगर उन दोनों के मध्य यदि कोई कांच रख दिया जाए तो वस्तु से परावर्तित होने वाली किरणें मनुष्य के आँखों तक पहुँचती हैं और प्रतिबिंब बनाती है। इससे क्या समझते हैं हम कि जो परावर्तित प्रकाश है वह निर्बाध रूप से कांच के मध्य से गुजर पाता है। यानी कि वस्तुएं ऐसी जिनके मध्य से प्रकाश का गुजरना संभव हो उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं। इसका उदाहरण है कांच। दूसरी है पारभासी वस्तुएं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो कि प्रकाश को आंशिक रूप से अपने मध्य से गुजरने दे। आंशिक रूप से मतलब या तो प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाएगा या फिर प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित कर दिया जाएगा और कुछ भाग उसके मध्य से गुजर जाएगा। तो इस तरह की जो वस्तुएं होंगी उन्हें हम कहेंगे पारभासी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि सर्दियों के समय में जब कोहरा होता है तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एक सीमित क्षेत्र की वस्तुओं को ही हम देख पाते हैं। इस सीमित क्षेत्र में हम वस्तुओं को क्यों देख पाते हैं या कैसे देख पाते हैं? मतलब जब कोहरा हो रहा है तो कोहरे की वजह से जो परावर्तित किरणें हैं वह आंशिक रूप से हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? पारभासी वस्तुएं। ठीक है। तीसरा है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनके मध्य से प्रकाश का गुजरना जरा भी संभव नहीं होगा। मतलब अगर कोई प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उसका या तो पूर्ण रूप से परावर्तन कर दिया जाएगा, यानी कि प्रकाश उसी दिशा में टकराकर लौट जाए, या फिर पूर्ण रूप से वस्तु के द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो वस्तुएं होंगी वो किस में आएंगी? अपारदर्शी वस्तुएं, जैसे कि ईंट की दीवार। अब अगर हम बात करें प्रकाश की, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश कौन से रंग का होता है? आप जब देखते हैं सूर्य के प्रकाश को तो आपको आभास होता है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। सूर्य से आने वाला सफ़ेद प्रकाश 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। अब ये कैसे संभव है? जब आप बारिश के मौसम में इंद्रधनुष को देखते हैं तो वह 7 रंग कहाँ से आए? आकाश में वह 7 रंग कैसे आए? बच्चों, यह 7 रंग सूर्य के सफ़ेद प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। अब सूर्य का विक्षेपण क्या होता है? जब बच्चों सूर्य का प्रकाश हमारे आसपास के वातावरण में जो पानी की बूंदें होती हैं बारिश के समय में, जब उससे टकराता है तो उसका विक्षेपण होता है और इंद्रधनुष के रूप में उसके 7 रंग फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। वैज्ञानिक रूप से 7 रंगों का विक्षेपण करना तभी संभव है जब आपके पास प्रिज्म हो। प्रिज्म की सहायता से आप 7 रंगों का विक्षेपण कर सकते हैं। अगर आप इन 7 रंगों को घर पर देखना चाहते हैं तो आप इसका एक छोटा सा प्रयोग करके इसको देख सकते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वह आपके घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इनके लिए 2 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता है। एक है दर्पण और दूसरा पानी का पात्र। यदि आप पानी के पात्र को छत पर ले जाकर रखें और उस पर दर्पण को आधा डुबोकर कुछ इस प्रकार रखें कि सूर्य से आने वाला प्रकाश उस पर पड़े और परावर्तित होने वाला प्रकाश सामने किसी दीवार पर पड़े, तो आप उसका सफ़ेद रंग के प्रकाश का विक्षेपण कर उन 7 रंगों को आसानी से देख सकते हैं। तो आप बच्चों इस छोटे से प्रयोग को घर पे ज़रूर करके देखें और देखें कि क्या आप इन 7 रंगों को देख पाते हैं या नहीं। अब अगर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं
हम बात कर रहे थे सूर्य के प्रकाश की। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश दो तरह का होता है, एक होता है दृश्य प्रकाश और एक होता है अदृश्य प्रकाश। अब अदृश्य और दृश्य प्रकाश क्या है? जिस प्रकार से हमारे कान एक निश्चित सीमा की ध्वनि को सुन पाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आँखें एक निश्चित सीमा के प्रकाश को ही देख पाती हैं। इसमें जो सीमा हम देख पाएंगे उसे हम कहेंगे दृश्य प्रकाश, जबकि जिस सीमा को हम नहीं देख पाएंगे उसे हम कहेंगे अदृश्य प्रकाश। अब दृश्य प्रकाश में कौन कौन से प्रकाश आएंगे? तो दृश्य प्रकाश को समझने के लिए एक छोटी सी पज़ल है जिसकी सहायता से दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आने वाले आप 7 रंगों को याद आसानी से कर सकते हैं। इसका नाम है विबग्योर। विबग्योर, इसमें वी का मतलब होता है वॉयलेट, वॉयलेट यानी बैंगनी रंग। आई मतलब होता है इंडिगो, इंडिगो यानी जामुनी रंग। बी मतलब होता है ब्लू यानी कि नीला रंग। ग्रीन, जी मतलब ग्रीन यानी कि हरा रंग। वाई मतलब येलो यानी कि पीला रंग। ओ मतलब ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग। और आर मतलब रेड यानी कि लाल रंग। दृश्य प्रकाश में आने वाले इन 7 रंगों को आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें वॉयलेट रंग सबसे पहले आता है और रेड यानी कि लाल रंग सबसे अंत में आता है। इसका मतलब यह है कि बैंगनी रंग यानी कि वॉयलेट रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। अगर इनके विक्षेपण की मान की बात करें तो बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वो होता है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि लाल रंग जो कि सर्वाधिक विक्षेपण होता है इसका मान होता है 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी कि 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग के मध्य आने वाले प्रकाश की सीमा को हम आसानी से देख पाते हैं, जबकि 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से कम का प्रकाश और 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग से ज़्यादा का प्रकाश हम नहीं देख पाते। 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से कम वाले प्रकाश में कौन कौन से आएंगे? जैसे कि गामा किरणें, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें। और 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग से अधिक सीमा वाले कौन कौन से प्रकाश आएगा? अवरक्त प्रकाश, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, ऐसी सीमा जिनको हम नहीं देख पाते। यानी कि 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से कम और 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग से अधिक वाली सीमा को हम नहीं देख सकते। तो इस प्रकार हमने जाना कि दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमने ये बात तो कर ली कि सूर्य से आने वाले प्रकाश या फिर प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम उस वस्तु के रंगों को कैसे देख पाते हैं। बच्चों, जब किसी वस्तु के ऊपर किसी प्रकाश का उत्सर्जन होता है या प्रकाश पहुंचता है तो क्या होता है, उस वस्तु के द्वारा कुछ प्रकाश का अवशोषण किया जाता है और कुछ प्रकाश का परावर्तन किया जाएगा। अब अवशोषण किस रंग का होगा और परावर्तन किस रंग का होगा, यह निर्भर करता है उस वस्तु के रंग पर। मान लो यदि वस्तु नीले रंग की है तो सफ़ेद रंग का प्रकाश जब उस पर पड़ेगा तो सिर्फ नीले रंग का परावर्तन होगा, बाकी सभी 6 रंगों का अवशोषण कर लिया जाएगा। इसलिए हमें वह वस्तु कैसे रंग की दिखाई देगी? नीले रंग की दिखाई देगी। जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है या आपतित होता है तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों को अवशोषित कर लेती है और कुछ रंगों को वापस परावर्तित कर देती है। वो प्रकाश के रंग हमारी आंखों में प्रतिबिंब बनाते हैं और वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। इसके बारे में अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें तो यदि लाल रंग के सेब पर सफ़ेद रंग का प्रकाश अगर डाला जाए तो सभी रंगों का अवशोषण कर लिया जाएगा, सिर्फ लाल रंग का परावर्तन किया जाएगा। इसी कारण से हमें लाल रंग का सेब दिखाई देता है। और अगर हम आगे बात करें, यदि वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो क्या होगा? वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? काले रंग की दिखाई देगी। जब किसी वस्तु के ऊपर सफ़ेद रंग का प्रकाश डाला जाए और सभी रंगों का अवशोषण कर लिया जाए तो परावर्तन किसी का भी नहीं होगा, और किसी भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा
तो हमारी आँखों तक कोई भी प्रकाश नहीं पहुँचेगा, इसलिए हमें वह वस्तु कैसी दिखाई देगी, काले रंग की दिखाई देगी। और यदि अगर हम बात करें सफ़ेद वस्तु की, तो यदि वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर दे तो वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है। ऐसा कैसे होता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर सफ़ेद रंग का प्रकाश डाला जाए तो सभी रंगों को वापस परावर्तित कर दिया जाए, यानी कि सभी परावर्तित रंग मिलकर कौन सा रंग बनाएंगे, सफ़ेद रंग, इसलिए हमें वह वस्तु सफ़ेद दिखाई देती है। इसी प्रकार पत्तियों का हरा रंग हमको दिखाई देता है क्योंकि पत्तियां हरे रंग को परावर्तित करती है और बाकी सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है। तो आज आपने जाना हरी पत्तियां क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि सिर्फ हरे रंग का परावर्तन किया जाएगा और बाकी सभी रंगों का अवशोषण कर लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। बच्चों, प्रकाश की प्रकृति तरंगीय भी होती है और कणीय भी होती है। कुछ वैज्ञानिक पहले ये मानते थे कि प्रकाश लगातार तरंग के रूप में आता है, जबकि कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकाश रुक रुक कर कण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। अब जब कुछ वैज्ञानिक ऐसे हुए, या डी ब्रॉगली नाम के वैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि प्रकाश कभी तो तरंग की भांति व्यवहार करता है और कभी कणीय रूप में व्यवहार करता है, इसे उन्होंने द्वैत प्रकृति कहा। तो बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति की, तो प्रकाश कभी तो तरंग रूप में व्यवहार करता है और कभी कणीय रूप में व्यवहार करता है। अगर कणीय रूप में अगर प्रकाश व्यवहार करता है तो उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का विद्युत प्रभाव। और अगर हम तरंग के रूप में बात करें तरंग प्रकृति में, तो हम देखते हैं परावर्तन और अपवर्तन, इन दोनों घटनाओं की जानकारी हम इस अध्याय के अंतर्गत ग्रहण करेंगे। इसके अलावा व्यतिकरण और विवर्तन की जानकारी आप आने वाली कुछ कक्षाओं में ग्रहण करेंगे। जब हम तरंग की बात कर रहे हैं तो तरंग किस प्रकार से आगे बढ़ती है बच्चों, तरंग समुद्र की लहरों की तरह आगे बढ़ती है अपनी दिशा में। किस प्रकार से, जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से नीचे की ओर उठती हुई आगे बढ़ती हैं, ठीक उसी प्रकार से तरंग भी आगे की ओर बढ़ती है। जब तरंग मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जाती है तो उसे हम कहते हैं श्रृंग, और जब नीचे की ओर जाती है तो उसे हम कहते हैं गर्त। और कण के रूप में आगे बढ़ती है जिसे हम कहते हैं कणीय प्रकृति। और जब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने इसकी द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा। डी ब्रॉगली नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि वह दो रूप में व्यवहार करता है, तरंगीय और कणीय रूप में। वर्तमान में क्वांटम यांत्रिकी ने इस द्वैतवाद को तरंग पैकेट नाम दिया, यानी कि तरंग के पैकेट के रूप में आती है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ऊर्जा का प्रकाश जो ऊर्जा है वह प्रकाश के गुच्छों के रूप में आती है, यानी कि उनके पैकेट्स के रूप में आती है, जिसे नाम दिया गया फोटॉन्स। प्रकाश ऊर्जा के पैकेट्स हैं जिन्हें फोटोन कहा जाता है, जो कभी तरंग के रूप में व्यवहार करता है और कभी कण के रूप में व्यवहार करता है। इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने इसकी द्वैत प्रकृति के बारे में समझाया। अब अगर हम प्रकाश की बात करें या प्रकाश किरण की बात करें, तो प्रकाश किरण हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसको समझने के लिए हमने पिछली कुछ कक्षाओं में एक छोटा सा प्रयोग करके देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि एक कमरे में हमने एक मोमबत्ती को जलाया और उसकी सीध में हमने 3 अलग अलग स्लिट्स का प्रयोग करके रखा और इनके बिल्कुल बीच में, यानी बिल्कुल मध्य में छोटे छोटे से छेद किए। जब मैंने अंधेरा करके दूसरी ओर से प्रकाश को देखने का प्रयास किया तो हमने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है, जबकि यदि मैं किसी भी एक स्लिट का दिशा परिवर्तन कर दूं तो मैं उस प्रकाश को नहीं देख पाता। इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है जब तक कि उसके मध्य में कोई अपारदर्शी वस्तु ना आ जाए, और यदि कोई अपारदर्शी वस्तु मार्ग में आ जाती है तो उसकी क्या बनती है, उसकी बनती है छाया। सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है जब तक कि मार्ग में कोई अपारदर्शी अवरोध
ना आ जाए। और यदि कोई पारदर्शी अवरोध आ जाए तो क्या होता है, जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होता है तो वस्तु की छाया हमें दिखाई देने लगती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए तारों की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का सर्वाधिक में वेग माना जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि कहाँ पर होता है, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ एक शब्द आया है निर्वात। निर्वात वह माध्यम है जहाँ पर भी किसी भी प्रकार का बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो या फिर किसी भी प्रकार का अवरोध ना आए, तो इस प्रकार के माध्यम को हम कहते हैं निर्वात माध्यम। अब अगर हम बात करें किरण की, तो किरण क्या होती है, किसी समांग माध्यम में जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा में गमन करती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। यहाँ भी एक शब्द आया है समांग माध्यम। हमने कुछ देर पहले बात की थी निर्वात माध्यम की। यहाँ पर जो समांग माध्यम है वह ऐसा माध्यम है कि जब यदि कोई माध्यम एक ही प्रकार का हो, यानी कि प्रकाश किरण यदि हवा में गमन कर रही है तो हमेशा माध्यम कैसा रहेगा, हवा ही रहेगा। और यदि कभी जो प्रकाश किरण है पानी के अंदर से गमन कर रही है तो हमेशा माध्यम कैसा रहेगा, पानी ही रहेगा। मतलब एक ही प्रकार का जो माध्यम होगा उसे हम क्या कहेंगे, समांग माध्यम कहेंगे। यहाँ हमने बात की थी सिर्फ एक किरण की। यदि किरण गुच्छे में हो यानी समूह में हो, यानी कि एक से ज़्यादा किरणें एक साथ एक दिशा में गमन करें तो उसे हम कहते हैं किरण पुंज। यदि समांग माध्यम में सभी प्रकाश किरणें एक ही दिशा में गमन करें, अर्थात प्रकाश किरणें समूह में गमन करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्या क्या जाना। आज हमने जाना कि आखिर प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, स्वयं प्रकाशमान कौन से हैं, गैर प्रकाशमान कौन से हैं। फिर हमने जाना कि आखिर दृश्य प्रकाश क्या है, अदृश्य प्रकाश क्या है, हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, वस्तुओं के रंग कैसे दिखाई देते हैं, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश किस प्रकार से व्यवहार करता है, किरण क्या होती है, किरण पुंज क्या होते हैं। तो इस आधार पर मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस तैयार किए हैं जिनको आपको हल करके रखना है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो के अंतर्गत अवश्य करेंगे। ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला है प्रकाश की द्वैत प्रकृति से आप क्या समझते हैं, और दूसरा है पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है। इन दोनों के बारे में हमने इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा है। मैं आशा करता हूं कि आप इनका हल करके रखेंगे और अगले पार्ट में हम कुछ और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।